नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें, इस अवसर पर आमजन, बुद्धिजीवी, युवा और व्यापारियों से सुझाव लिए गए, जिन्हें आगामी बजट में प्राथमिकता से शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि बजट निर्माण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा रहा है और जनता की अपेक्षाओं के अनुसार नीति और कार्यक्रम तय किए जाएंगे। सीएम धामी ने सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि आम जन के सुझाव राज्य के विकास और बजट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आपको बता दें, बजट निर्माण में पारदर्शिता और जनता की भागीदारी जो है देखने को मिलेगी, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सीजन की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु और पर्यटक राज्य का रुख करेंगे। 4 धाम मार्गों पर गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN के गेस्ट हाउस यात्रियों के लिए प्रमुख ठहराव स्थल होगा। यात्रा सीजन से पहले GMVN ने सभी गेस्ट हाउसों में आवश्यक सुविधाएं पूरी कर दी हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। प्रबंधक निदेशक प्रतीक जैन ने बताया कि इस साल ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी क्रम में सभी गेस्ट हाउसों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी लगाए गए हैं। तो 4 धाम यात्रा के लिए तैयारियां जो है अपने अंतिम चरण में है और इसके लिए GMVN गेस्ट हाउस यात्रियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो यात्रा रूट पे जो एकदम NH पे हमारे जितने भी GMVN की फैसिलिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट सभी EV चार्जिंग स्टेशन से अब सैचुरेट कर दी जा चुकी हैं। एक बार फिर से मैं इसका असेसमेंट कर लूँगा और जो प्रॉपर्टीज़ अभी नहीं सैचुरेट हुए हैं, जहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस नहीं लगे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे भी EV चार्जिंग स्टेशंस लगा दें। मैं पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मैं इससे पहले रुद्रप्रयाग में था, तो वहाँ पे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट TRH हैं GMVN के, जैसे तिलवाड़ा है, गुप्तकाशी है, ऊखीमठ है, तो सभी जगह पे चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी लगे हुए हैं और उसको यूटिलाइज भी जो भी EV कार्स आजकल लेके आ रहे हैं, सब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसा आपने बताया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का प्रयास तो है ही। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राज्य में प्रस्तावित बजट सत्र को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौडियाल ने कहा कि 4-5 दिन का सत्र जो है वो 70 विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त नहीं है। गौडियाल ने कहा कि जब तक बजट पेश नहीं हो जाता और उसका अभिभाषण सामने नहीं आता, तब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि सरकार प्रदेश के लिए क्या दिशा तय करती है। उन्होंने मांग की है कि बजट सत्र में कम से कम 20 से 25 दिन, संभव हो तो 1 महीने तक चलाया जाए, ताकि सभी विभागों से जुड़े सवालों पर विस्तार से जवाब मिल सके। प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों में वो प्रश्नकाल से बचते रहे हैं और सोमवार को विभागीय सवालों का जवाब देने से चूकते रहे। उनका कहना है कि लोकतंत्र में सरकार को सवालों का सामना करना चाहिए, न कि उनसे बचना चाहिए। बजट सत्र की अवधि को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। उम्मीद तो तब पता चलेगा जब बजट का जो अभिभाषण है, जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तब पता चलेगा कि सरकार क्या करने जा रही है। पर समय को लेकर जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस प्रदेश में 4-5 दिन का समय बजट सत्र के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम है। 70 विधानसभाओं के माननीय विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों के प्रश्नों को लेकर विधानसभा में इस आशय से जाते हैं कि वो इनका जवाब लेकर आएंगे और जनता को इन जवाबों से अवगत कराएंगे, लेकिन सभी मायूस होकर वापस जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस बजट को कम से कम 20-25 दिन या एक महीना इस बजट को चलना चाहिए। ऊपर से 1 महीने तक इस बजट को चलाने की बात इसलिए भी है कि मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रश्नों से बचते हैं, और चूंकि मुख्यमंत्री जी प्रश्नों से बचते हैं, तो ऐसे में सोमवार का वो दिन कभी नहीं आया जो दिन मुख्यमंत्री के विभागों के से संबंधित प्रश्न
के लिए नियत किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र से दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें, शुक्रवार को डोटियाल से सरायखेत जा रही एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में 7 लोग सवार थे। हादसे के दौरान 2 लोग बाहर गए और उन्हें हल्की चोटें आई। वहीं 5 लोग पिकअप में फंसे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में चालक साकम सिंह, राजेंद्र सिंह, सुभाष चंद्रसेन सैनी और विजेंद्र सिंह शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को देवायल सल्ट भेजा है। गंभीर स्थिति वाले सभी घायलों को रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। घटना उस स्थान पर हुई है जहां सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त है, जिससे क्षेत्रीय लोग सड़क सुधार की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन जो है मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। तो सल्ट में यह भीषण हादसा हो गया। 50 मीटर गहरी खाई में एक पिकअप वाहन जो है वो गिर गई। 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून के रेंजर ग्राउंड में 21 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक दिव्य कला मेला आयोजित होगा, जो नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस मेले में प्रदेश के 13 जनपदों और अन्य राज्यों के दिव्यांग कलाकार अपने हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री करेंगे। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जो उपस्थित दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग जनों को रोजगार से जोड़ना और समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये मेला दिव्यांग कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा। जो हमारा नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है, उनके द्वारा सभी स्टेट्स में ये दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाता है। तो उसके क्रम में इस बार वो देहरादून में दिव्य कला मेला का आयोजन कर रहे हैं। ये मेला स्पेसिफिकली दिव्यांगजन ओरिएंटेड मेला है, जिसमें जितने भी हमारे डिफरेंट पूरे जनपद में दिव्यांगजन होंगे और जो वो अच्छा अपना एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहे होंगे, उनको मोटिवेट करने के लिए और उनके प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए ये मेला का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट स्टेट से भी बहुत सारे हमारे जो एनजीओज़ हैं, चाहे और जो दिव्यांगजन जो बड़े बड़े अपने एंटरप्रेन्योर्स और अपने कंपनीज या अपने कोई चीज़ें रन कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे बुलाया जा रहा है। उनके भी यहाँ पे प्रोडक्ट शोकेस होंगे और जो हमारे देहरादून और आसपास के जो लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करके उनके प्रोडक्ट्स को और वाइडर उनको पर्सपेक्टिव मिलेगा और उनको अच्छी सेल भी होगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ऋषिकेश में 16 से 22 मार्च तक भव्य इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक प्रतीक जैन ने दी है। आपको बता दें, ये कार्यक्रम जीएमवीएन की प्रमुख संपत्ति गंगा रिजॉर्ट में आयोजित होगा और गंगा घाट पर योग की विभिन्न विधाओं का अभ्यास करने का अवसर भी मिलेगा। एमडी प्रतीक जैन ने बताया कि इस फेस्टिवल में देश विदेश के प्रतिष्ठित योग गुरुओं को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि प्रतिभागियों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण मिल सके। इस आयोजन से न केवल योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी। अगर बात करें तो एक और अच्छा काम है जो हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल प्लान्ड है और 16 मार्च से 22 मार्च 2026 को ऑलरेडी डेट्स फिक्स की जा चुकी हैं। और हमारा ऋषिकेश में जीएमवीएन का जो फैसिलिटी है गंगा रिजॉर्ट, एक बहुत ही अच्छी जगह है और वहीं पे गंगा रिजॉर्ट के सामने जो पूरा घाट क्षेत्र है, उस जगह पे हम लोग ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में अच्छे योग गुरुओं को, योगाचार्य को हम लोग बुलाएं और वहाँ पे जो योगा एंथुजियास्ट हैं, योग सीखने के इच्छुक हैं सभी लोग, उनको हम लोग योगा की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकें और योगा का एक अच्छा एक्सपोजर दे सकें। हम सबको पता है कि उत्तराखंड राज्य पूरे विश्व में हमारी एक पहचान है योग की तपोभूमि को लेकर। तो उस पहचान को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए उस क्षेत्र में भी
हमारा उत्तराखंड राज्य का और विकास करने के लिए और ज़्यादा योग के जो इच्छुक टूरिस्ट हैं उनको हमारे देश में, हमारे ऋषिकेश क्षेत्र में आमंत्रित करने के लिए इस तरह के योगा फेस्टिवल समय समय पर कराना बहुत आवश्यक है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य की राजस्व प्राप्तियों की स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण की प्रगति और लक्ष्य निर्धारण पर चर्चा की गई। आपको बता दें, मुख्य सचिव ने SGST के तहत 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य को निर्धारित करते हुए विभागों को टैक्स बेस का विस्तार करने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यवसायों को टैक्स नेट में लाने और कमर्शियल प्रतिष्ठानों की पहचान करने का भी आह्वान किया। बैठक में स्टाम्प, आबकारी, खनन, परिवहन और अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अगले बैठक में विभागों में टैक्स पेयर की संख्या, वृद्धि रणनीति और संभावित राजस्व वृद्धि पर विस्तृत डेटा प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की में दिल्ली रुड़की राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक चलती ऑल्टो कार में अचानक भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि फायर स्टेशन रुड़की की तत्पर कार्रवाई से ये बड़ा अग्निकांड टल गया। घटना देर शाम लगभग 7 बजे होटल पैसिफिक के पास हुई, जब कार स्वामी मंगलौर से रुड़की शादी में जा रहे थे। धुआं निकलते देख उन्होंने कार सड़क किनारे रोकी और बाहर निकल गए। कुछ ही मिनटों में कार में आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 मोटर फायर इंजन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, जिससे पेट्रोल टैंक के फटने से बड़ा विस्फोट होने से बचा। हालांकि वाहन का सामान, टायर, सीटें और इंजन जलकर नष्ट हो गए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में नशा मुक्त उत्तराखंड नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में कार्यशाला में आयोजित बैठक की गई। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज, शिक्षण संस्थान, अभिभावक और सिविल सोसाइटी की भागीदारी जरूरी है। संस्थानों से नशे के आदी छात्रों की जानकारी छुपाने के बजाय उनकी ट्रैकिंग और समय पर उपचार की व्यवस्था करने को भी कहा गया। उन्होंने टोल फ्री नंबर पर जानकारी देने की अपील की है और बताया कि युवाओं को दंडित करने के बजाय स्वास्थ्य सेवाओं और काउंसलिंग से जोड़कर मुख्यधारा में लाया जाए। इसके अलावा ड्रग्स डिटेक्शन किट के उपयोग और जन स्तर पर रोड मैप तैयार करने का भी आग्रह किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड की राजनीति में अब नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार से राष्ट्रीय पहचान बनाने वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने राज्य में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन विस्तार जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ पंडित ने लालकुआं में कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत के बाद कहा कि पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की उत्तराखंड में बड़ी जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। पार्टी खासकर तराई और सीमांत क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। ये कदम राज्य की पारंपरिक राजनीति में नए समीकरण उत्पन्न कर सकता है। गढ़वाल में भ्रमण कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जितने प्रदेश पदाधिकारी हैं, सारे जिला अध्यक्षों से मुलाकात किया जा रहा है, उनके साथ वार्ता की जा रही है, जिससे कि बड़े प्रोग्राम के आयोजन को करने से पहले 1-2 मीटिंग हमारी होगी प्रदेश लेवल की। उसके लिए स्थान सुनिश्चित किया जा रहा है कि कुमाऊं में करें या गढ़वाल में। तो अभी तक सहमति जो हमारी बन रही है वो हरिद्वार की बन रही है, लेकिन ये अभी सुनिश्चित नहीं है। सहमति बन रही है, लेकिन ये देखते हैं कि पहली मीटिंग जो होगी उसमें क्या डिसीजन लेते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग 3 दिवसीय दौड़ा पर देहरादून से चल के कुमाऊं इलाका में आए हैं और हमारा जो है 2027 के लिए अपने सब साथियों से
जितनी कार्यकर्ता हैं हमारे सबसे मिलना हो रहा है। हम जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा कल भी प्रोग्राम था, आज भी प्रोग्राम है 1-2 जगह और कल भी रहेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उद्धव सिंह नगर के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने काशीपुर कोतवाली में स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता विक्टिम सेंट्रिक पुलिसिंग है, जहां सभी शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने नशे की समस्या पर चिंता जताते हुए छोटे पैडलर्स के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जनता से सुझाव लिए जाएंगे और काशीपुर रुद्रपुर में ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। भूमि ठगी मामलों में अब सीओ स्तर से जांच होगी और अगर अपराधी मंशा पाई गई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर और सीओ वैभव सिंह भी मौजूद रहे। मैंने 15 फरवरी को इस जनपद में चार्ज लिया है। उसके बाद मेरे द्वारा अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई थी, जिसमें मेरी प्राथमिकता के बारे में मैंने बताया है। सबसे महत्वपूर्ण जो प्राथमिकता जो सबसे टॉप पर रहेगी वो ये रहेगी कि विक्टिम सेंट्रिक पुलिसिंग, मतलब सुनवाई सबकी हो। थाना चौकियों में जितने भी हमारे कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं, शिकायत लेके आ रहे हैं, उनकी सभी की सुनवाई हो और एक विज्ञ अधिकारी द्वारा उसमें विधिक निस्तारण टाइमली किया जाए, स्विफ्टली किया जाए। दूसरा, नशे का काफ़ी यहाँ पे शिकायतें हमें अभी आज एक पब्लिक मीटिंग की गई थी काशीपुर में, उसमें भी हमें प्राप्त हुई है और अन्य जनपदों से, अन्य जनपद के अन्य एरिया से भी शिकायतें हैं। उसके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई और जो छोटे छोटे पेडलर्स हैं उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की कोशिश करेंगे। इसके अलावा महिला अपराध के बारे में भी सभी को सेंसिटाइज किया गया है। जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे महिला अपराध बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा संख्या में है, उनके उसका भी टाइमली निस्तारण, अभियोग पंजीकरण और बरामदगी भी टाइमली करवाना, ये सब जो पुलिसिंग वाली कार्रवाई होती है इसको हम लोग कोशिश करें कि करते रहें। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट्स जो महिला अपराध के हैं उनको चिन्हित करके उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें लाई जा सकती है वो भी हम लोग करेंगे। एक ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में चाहे रुद्रपुर हो चाहे काशीपुर हो, आम जनमानस ने हर जगह पे ही बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए। उसमें आज काशीपुर में जो पब्लिक मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने सुझाव लिया है और उन सुझावों के तहत टीआई काशीपुर और एसएचओ काशीपुर तथा सीओ काशीपुर जो है उनको निर्देशित किया गया है कि इसमें एक अपना ट्रैफिक प्लान बनाए और जहाँ पे इन्फोर्समेंट की कमी पुलिस के तरफ से है वहाँ पे मैन पावर बढ़ाने की अगर आवश्यकता है तो वो हम लोग करके इसमें इन्फोर्समेंट बहुत अच्छी करेंगे। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।